नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग और आज जो मैं आप सभी को कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी है। तो दोस्तों, हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। मेरा नाम राधिका है। मेरी लव मैरिज हुई थी। मैं और राहुल दोनों साथ में कॉलेज में थे। 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते हम दोनों कब एक दूसरे के प्यार में पड़ गए कुछ पता ही नहीं चला। और कॉलेज ख़त्म होते ही हमने शादी का फ़ैसला कर लिया। मैं और राहुल दोनों गुजरात में अपनी अपनी फैमिली के साथ रहते थे और यहीं से हमने अपनी पढ़ाई पूरी कर शादी की। और शादी के बाद हम दोनों दिल्ली आ गए जॉब के लिए। दिल्ली में हमने अपनी एक सुंदर सी गृहस्थी बसाई। हमने 2 रूम का एक छोटा सा भाड़े का घर लिया जिसमें एक बाथरूम, एक हॉल, एक बालकनी और एक किचन था। शुरू के 1 हफ्ते तो घर को सजाने संवारने में ही बीत गया और सब कुछ बहुत अच्छा सा लग रहा था। घर और हम दोनों का जॉब सब सही से चलने लगा। पर अचानक ही कुछ 15 दिन बाद सब कुछ थोड़ा अजीब अजीब होने लगा। राहुल और मेरी काफ़ी लड़ाइयाँ होने लगी। मुझे जॉब से भी निकाल दिया गया और जॉब से निकालने का कारण मेरा ख़राब बिहेवियर बताया गया। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो इतनी सुलझी हुई लड़की हूँ। मेरी तो कभी किसी से लड़ाई भी नहीं होती थी। पर अब रोज़ मेरा राहुल से लड़ाइयाँ होना, जॉब से निकालना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोच सोच के मैं पागल हुए जा रही थी। तकरीबन 1 महीने बीत गए और मेरी ज़िंदगी ऐसी ही मायूस चली जा रही थी। कुछ और भी अजीब अजीब चीज़ हो रही थी मेरे साथ। रोज़ रात के 3 बजे मेरी नींद अचानक से खुल जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कोई मुझे बुला रहा है बाथरूम से। कोई हर रोज़ रात के 3 बजे ही मुझे आवाज़ देता था, राधिका, राधिका उठो, यहाँ आओ मेरे पास। और मैं चुपचाप उठ के बाथरूम चली जाती थी उसकी आवाज़ सुनकर। और जब मैं बाथरूम के चारों तरफ देखती थी तो वहाँ मुझे कोई नज़र नहीं आता था। बस बाथरूम के नल से पानी की बूंदें टपकती रहती थी। जब मैं नल को कस कर बंद कर देती थी तो पानी के साथ साथ वो आवाज़ें आने भी बंद हो जाती थी। हर रोज़ ऐसे ही होने लगा मेरे साथ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मुझे लग रहा था कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही हूँ ना। अचानक एक दिन राहुल को ऑफिस के काम से मुंबई जाना था कुछ 3-4 दिनों के लिए। मैं घर में अकेली थी। ना मुझे ढंग से नींद आती थी और ना ही मेरा ढंग से खाना पीना हो रहा था। मैं हर रोज़ बस किसी अलग सी नशे में ही रहती थी और बाथरूम में ही सोती थी। हाँ, मैं बाथरूम में ही सोती थी हर रोज़। मगर रात के 3 बजे के बाद से कभी मेरी पानी की टप टप की आवाज़ से मेरी नींद खुलती थी तो कभी कोई मुझे बाथरूम से आवाज़ लगाकर बुला रहा होता था। मुझे खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब सुबह मैं खुद को बाथरूम में सोया हुआ पाती थी तो एक दिन मैं घर की अच्छे से सफाई कर रही थी। घर की सफाई के दौरान मुझे एक डायरी मिली। डायरी में कुछ अलग किस्म के निशान अंकित थे और कुछ चित्र बने हुए थे जो कि मेरे बाथरूम की आकृति के थे और साथ ही छत पर रखी पानी की टंकी की ओर इशारा कर रहे थे और कुछ खून के धब्बे थे उस डायरी में। मैं यह सब देखकर बिल्कुल डर सी गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने सोचा बस अब 2 दिन में राहुल मुंबई से वापस आ जाएगा तो उन्हें मैं यह सब बता दूंगी और अपने खराब बिहेवियर के लिए उनसे माफ़ी भी मांग लूंगी। मगर हम जैसा सोचें वैसा ही हो जाए तो बात ही अलग है। उस रात जब करीब 11 बजे मैं सोने गई तो मुझे घर के हर कोने से आवाज़ सुनाई देने लगी, राधिका, राधिका इधर आओ। और पानी की जोर जोर से बहने की भी आवाज़ें आने लगी। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि
कोई मुझसे मदद मांग रहा है या कोई मेरा इस्तेमाल कर रहा है, और या फिर ये सब मेरे साथ अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं। पूरे घर की लाइट चली गई, पूरा अंधकार पसर गया। मैंने हिम्मत कर वो डायरी फिर से निकाली और सोचा एक बार डायरी को फिर से देखती हूँ, शायद कुछ समझ में आ जाए। डायरी में अंकित चित्रों को मैंने ध्यान से देखा तो छत की तरफ इशारा कर रही थी। मैंने हिम्मत कर उस वक्त छत की तरफ जाने का फैसला किया। रात के करीब 12 बज रहे थे, पर मुझे बहुत डर लग रहा था। जैसे ही मैं छत पहुंची तो मैंने देखा वहां 2-3-4 बड़े पानी की टंकी रखी हुई थी, पर उनमें से एक टंकी में किसी के खून से लथपथ हाथों के निशान थे। जैसे ही मैं धीरे धीरे उस टंकी की ओर बढ़ रही थी, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। बाहर बिजली चमक रही थी और मौसम बिल्कुल खराब सा हो रहा था। मैंने हिम्मत करते हुए उस पानी की टंकी का ढक्कन खोल दिया। जैसे ही मैंने उस टंकी के अंदर देखा, डर के मारे मैं 10 फीट पीछे धड़ाम से गिर गई। फिर मैं हिम्मत करके उठी और देखा तो एक गर्भवती औरत, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे और जिसके मुंह पे टेप चिपका हुआ था, उसकी लाश उस टंकी में थी, जो अब थोड़ी थोड़ी सड़ चुकी थी और बहुत ही भयानक सी दिख रही थी, और एक अजीब सी बदबू भी आ रही थी उस लाश से। फिर मैंने देखा उस टंकी के अंदर बहुत सारे पीपल के पत्ते हैं, जिसमें खून से कुछ लिखा हुआ है। मैंने एक एक कर उस पत्तों को निकाल कर पढ़ना शुरू किया। पत्तों में लिखा था, मेरा नाम सुमन है, मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ और एक बहुत ही गरीब परिवार की बेटी हूँ। मैं दिल्ली में जॉब के सिलसिले में आई थी और इस अपार्टमेंट में रहती थी, जो कि हमारे गांव के सरपंच के जान पहचान वाले विक्रम का है, जो रिश्ते में सरपंच जी के भतीजे लगते हैं। इसलिए सरपंच जी ने मुझे यहाँ भेजा था कि मुझे ये रहने के लिए घर भी दे देंगे और नौकरी पाने में मेरी मदद भी करेंगे। विक्रम जी बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनकी एक बहुत ही खूबसूरत सी बीवी और एक प्यारी सी बच्ची भी थी। पर एक रोज विक्रम जी मेरे अपार्टमेंट में आए और मुझसे रेंट मांगा। पर जब मैंने कहा मैं आपको कहाँ से रेंट दूँ, तो उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, और जब मैंने मना किया तो उन्होंने कहा मैं अपनी बीवी से तलाक लेना चाहता हूँ। वो बहुत ही बुरी औरत है और उसके बाहर काफ़ी चक्कर भी चलते हैं। मैं क्या करूँ, तुम ही बोलो राधिका, मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो। मैं सोच रहा हूँ अपनी बीवी को छोड़कर मैं तुमसे ही शादी कर लूँ। ना जाने उस वक्त मेरे दिमाग को क्या हुआ था। मैं विक्रम की बातों में फंसती चली गई और उसे अपना सब कुछ सौंप दिया। और करीब 2 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब मैंने यह बात विक्रम को बताई तो उसने मुझसे कहा, तुम इस बच्चे को गिरा दो और वापस अपने गांव चली जाओ। जब मैंने मना किया तो उसने मुझे बहुत मारा। मैं बहुत रोती रही, पर वो मेरा दर्द समझ ही नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना विक्रम की बीवी से बात की जाए कि जब आप लोग तलाक का सोच ही रहे हो तो क्यों ना आप लोग पहले तलाक ही ले लो। जब मैं विक्रम के फ्लैट में गई तो विक्रम ने ही दरवाज़ा खोला और मुझसे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। जब मैंने उसे सारी बातें बताई तो वो मुझे घसीटते हुए छत ले गया और बोला, तुम क्या मेरा घर तोड़ना चाहती हो। मैंने कहा आप तो तलाक लेने वाले थे ना, और आप मुझसे शादी करना चाहते थे। तब विक्रम ने कहा, पागल हो गई हो क्या, मैं अपनी बीवी बच्ची को कैसे छोड़ सकता हूँ, और तुम जैसी आवारा और भिखारन लड़की से शादी करूँगा। मुझे बस तुम्हारा शरीर चाहिए था, जो मुझे अब बहुत बार मिल चुका है। अब जाओ तुम यहाँ से, बदचलन लड़की। जब मैं जोर जोर से रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी कि मैं तुम्हारी बीवी को सब बता दूंगी, तो विक्रम ने मेरे हाथ पैर बांधकर मुझे इस टंकी में, जिसमें पूरा पानी भरा हुआ था, उसमें डुबा डुबा कर मार दिया और टंकी में ही बंद करके चला गया। फिर अचानक आसमान में जोर की एक बिजली चमकी, टंकी में से एक काला साया निकला। शुक्रिया राधिका, मैं तुम्हारे ही अपार्टमेंट में
रहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें परेशान किया, मुझे माफ़ करना। पर तुम्हारे अलावा कोई भी मेरी आवाज़ नहीं सुन पाता था। तुमने आज मुझे इस टंकी से आज़ाद करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मुझे मरे आज 5 महीने हो चुके हैं और आज मैं विक्रम से अपना बदला लूंगी। और एक काला साया एक तेज गति से सीढ़ियों की तरफ गया। मैं बेहोश हो चुकी थी। उसी वक्त सुबह अचानक मेरी आंख खुली किसी शोर की वजह से। जब मैंने छत से नीचे की ओर झांक कर देखा तो कुछ 3-4 लोग विक्रम की लाश को लेकर जा रहे थे। सुमन ने अपना बदला ले लिया था। मैं भी अपने फ्लैट आ गई और आज कई दिनों बाद मैं सुकून की सांस ले रही थी और भर पेट खाना खाकर मैं सो गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो और आपको अपनी कहानी मुझे भेजनी हो तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों, जल्द से जल्द मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं ऐसे ही कुछ डरावनी कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आऊँगा तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा मेरी वीडियो का। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।